हेलो गाइस। लो एनर्जी तो नहीं था ना नहीं। ओके गाइस, सो अब है नेक्स्ट टॉपिक लिबर्टी एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और ये इस चैप्टर का फाइनल टॉपिक है। व्हाट एन एक्साइटमेंट फाइनली यार लिबर्टी कंप्लीट हो रहा है चैप्टर। ठीक है। एंड इसके बाद जो इस बुक का पार्ट 3 है उसमें आइडियोलॉजीज़ की बात की जाएंगी। आई थिंक वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सॉरी फॉर रिपीटिंग दिस वर्ड्स, बट वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर लिबरलिज्म रियलिज्म की बात करें वो तो आई थिंक अभी काफ़ी आगे है यार। बट स्टिल क्योंकि यहाँ पे भी इस पैरा में भी उस चीज़ को मेंशन किया है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। एंड यस, तो हमने फाइनली लिबर्टी कर लेंगे आज। हाँ सच में बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन हो रहा है कि यार लिबर्टी कर ली पूरी। ओके, अब ये जो टॉपिक है इसके बारे में बात करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें लिबर्टी कहाँ कहाँ दिखती है, उसका क्या क्या मतलब है और ये किस किस के लिए है। ऑलराइट, एंड हियर अ स्मॉल नोट फॉर ऑल द पीपल who have shown lots of love and grateful gestures। मतलब यार कमेंट्स गाइस, मैं थैंक यू भी बोलती हूँ तो आई फील कि इट्स क्वाइट लेस। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब थैंक यू इज़ वे टू स्मॉल वर्ड टू थैंक यू ऑल गाइज। आपके कमेंट्स मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जस्ट टुडे आई वोक अप एंड आई जस्ट डायरेक्टली रेड योर कमेंट्स इन द मॉर्निंग। इंस्टेंट स्माइल, इंस्टेंट स्माइल। आई एम नॉट लाइंग, काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि मुझे पता नहीं था दैट माई लेक्चर्स कुड हेल्प यू टू दिस एक्सटेंट। और चलो मान लो हेल्प कर भी ली तो आई नेवर न्यू कि इन दिस वर्ल्ड इतने अच्छे लोग भी हैं जो आपके इस मतलब इतने इतना सपोर्ट एंड इतना लव शो करते होंगे। आई नेवर न्यू मुझे नहीं पता था। बट नाउ माई फेथ ऑन ह्यूमैनिटी हैज़ बीन रिस्टोर्ड। आई एम नॉट किडिंग, एक्चुअली गुड पीपल डू एग्जिस्ट। ओके, थैंक यू सो मच गाइज एंड कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, दैट्स ऑल व्हाट मैटर्स। एंड यस, अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करूँगी तो फिर कोई कमेंट में जाके लिखेगा दिस वीडियो स्टार्ट्स फ्रॉम दिस। चलिए छोड़िए। एंड उसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांटेड टू मेंशन है कि कुछ क्वेश्चंस भी है कमेंट सेक्शंस के अंदर। कुछ सारे वीडियोस को मिला के देखें तो अराउंड काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो मैंने आई डोंट नो मैंने पिछले लेक्चर में बोला है ये चीज़ या नहीं, बट आई विल टेक एन सेपरेट सेगमेंट फॉर दैट कि यहाँ मैं सारे डिस्कस करने लगी तो जब भी कोई भी ये वीडियो कभी भी देख रहा होगा इट विल डिस्टर्ब देम। सॉरी फॉर वेस्टिंग 2 मिनट्स, जो भी आप कर लो ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस लिबर्टी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कसेस लिबर्टी इन पार्ट 3 ऑफ द डॉक्यूमेंट अंडर फंडामेंटल राइट्स। तो ये बेसिकली इन्होंने बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पार्ट 3 है उसमें जो फंडामेंटल राइट्स का डॉक्यूमेंट है उसके अंदर लिबर्टी के बारे में ज़्यादा डिटेल में बात की गई है। पार्ट 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी ये लोग बोल रहे हैं एज वेल एज इस बुक का पार्ट 3 जो भी है ना वो भी आइडियोलॉजीज़ का है। तो जब मैं इस टॉपिक को प्रिपेयर करती आई वॉज क्वाइट अ बिट कन्फ्यूज में कि कौन से पार्ट 3 की बात कर रहे हो। देन आई सर्च इन द बुक में भी पार्ट 3 है जिसके अंदर लिबरलिज्म रियलिज्म की बात कर रहे हैं। नो, रियलिज्म नहीं है, आई थिंक लिबरलिज्म है। ठीक है, एक्चुअली ये आईआर का टॉपिक है सो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी कि रियलिज्म भी है, रियलिज्म नहीं है, लिबरलिज्म की बात की है। लेकिन यहाँ हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं जहाँ पर उन्होंने बात की है लिबर्टी की फंडामेंटल राइट्स का जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर दीज राइट्स आर प्राइमरली इन फॉर्म ऑफ नेगेटिव इंजंक्शंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये छोटी सी लाइन में बहुत बड़ी बात बोल देते हैं यार। दीज राइट्स आर प्राइमरली इन फॉर्म ऑफ नेगेटिव इंजंक्शंस rather than positive directions to the state. While the rights are fundamental, they are not absolute. They are not absolute. ठीक है, पहली बात ये बोलते हैं कि जो भी राइट्स है ना, दीज राइट्स आर प्राइमरी इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव इंजंक्शंस रादर देन पॉजिटिव एक्शन टू द स्टेट। यानी कि जो ये राइट्स दी गई है स्पेसिफिकली यहाँ पर लिबर्टी की बात करते हैं तो कहीं पे भी अगर लगता है कि ये पर्टिकुलर राइट से कोई, मैंने आपको क्या बोला था स्टार्टिंग में भी कि ये जो भी पॉलिटिकल कंसेप्ट ना ये इंटरप्रेटेटिव होते हैं। मतलब इसको आप कैसे भी इंटरप्रेट करोगे ना और उसको सही बता दोगे तो वो सही गिना जाता है। जैसे यही तो होता है कोर्ट में, जो लॉयर्स होते हैं वो अपने क्लाइंट को कैसे सेव करते हैं, वो इन्हीं लॉज को और ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स वगैरह देता है इनको मोल्ड करके अपने क्लाइंट को सेव कर लेते हैं, गलत को भी सही बता देते हैं। तो दीज आर सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशंस। ठीक है, तो अगर कहीं पे भी लगता है हमारे लॉ एंड ऑर्डर को, स्पेशली हमारे कोर्ट को, ठीक है,
जुडिशरी को अगर कहीं भी लग रहा है, स्पेशली कोर्ट ही बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट या मेजरली इंटरप्ट करता है कि कोई भी अपनी राइट का मिसयूज़ कर रहा है, उसको गलत इंटरप्रेट करके उसका यूज़ कर रहा है, तो उस राइट को उस वक्त रोका भी जा सकता है। ठीक है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल भाई कोविड था, 2 साल पहले की बात हो गई, पर वही लॉकडाउन एकदम से कर देता है, ऐसा कोई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है, लेकिन करना पड़ा एंड कोर्ट ने भी इसमें सहमति दी क्योंकि ये ज़रूरी था लोगों के लिए। तो जहाँ जब लगता है कि कोई राइट या कुछ भी ऐसा है जिसको स्टॉप करना ज़रूरी है फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी और टू सेव ह्यूमैनिटी, या उससे किसी को खतरा हो रहा है, तो उस चीज़ को रोका जा सकता है, किसी भी राइट को कभी भी अबंडन किया जा सकता है। जैसे कि नेक्स्ट लाइन में बोला है, वाइल द राइट्स आर फंडामेंटल दे आर नॉट एब्सोल्यूट। राइट्स फंडामेंटल ज़रूर है लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक बार डिक्लेयर कर दिया ये राइट है तो तुम उसके तहत कुछ भी कर सकते हो, नहीं। अगर गलत हो रहा है इसके अंडर कुछ तो उसे रोका जाएगा, कोर्ट विल इंटरप्ट। ओके, liberty as a principle is protected not just by the right to freedom and right to personal liberty बट ऑल्सो बाय द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो यहाँ ये बोल रहा है कि जो ये लिबर्टी है एज अ प्रिंसिपल इज प्रोटेक्टेड नॉट जस्ट बाय राइट टू फ्रीडम और राइट टू पर्सनल लिबर्टी। अब ये लिबर्टी की बात सिर्फ राइट टू फ्रीडम में या पर्सनल लिबर्टी से ही नहीं है, बल्कि जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं बाय ऑफ स्टेट पॉलिसी वो भी लिबर्टी को प्रमोट करते हैं। अभी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं इनका क्या होता है, इनकी एम क्या होती है? दे एम बेसिकली टू क्रिएट सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस अंडर विच सिटीजन्स कैन लिव अ गुड लाइफ। ठीक है, तो यही होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। इनका हमेशा यही एम होता है कि लोगों की लाइफ को बेटर करने के लिए, गुड करने के लिए जो भी इकोनॉमिक या सोशल स्कीम्स हैं वो सब कुछ इसके अंडर है। अब आर्टिकल याद रखना, ठीक है। आर्टिकल 19 ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू फ्रीडम, एनिमरेट्स द वेरियस फ्रीडम। ठीक है, उसके अंडर आर्टिकल 21 डिफाइंस द स्कोप ऑफ लिबर्टी प्रिंसिपल्स। तो ज़्यादा मेजरली किस लिबर्टी की बात कहाँ होती है? आर्टिकल 21 में। दो आर्टिकल 19 भी आप लिखोगे क्योंकि उसके अंडर राइट टू फ्रीडम आ रहा है और उसके अंदर वेरियस फ्रीडम्स की बात की है। एंड देन आर्टिकल 21 डिफाइंस द स्कोप ऑफ लिबर्टी प्रिंसिपल। अब आर्टिकल 21 एग्जैक्टली क्या कहता है, दैट वी कैन हैव अ लुक। नोट्स में ऐड ज़रूर करना इसे। Article 21 worded in the following manner: no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law। मतलब कि किसी भी इंसान की जो बेसिक राइट है लाइफ की या पर्सनल लिबर्टी की, उसको कोई भी डिप्राइव या इंटरप्ट नहीं करेगा एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब लॉ कुछ भी कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। ठीक है, is the only article in the entire gamut of fundamental rights that does not have exceptions or qualifications to its application। ठीक है, मिनट। ऑलराइट, तो अब देखो ये सबसे खास बात इस आर्टिकल की ये है कि ये अगर कोई इंडियन सिटीजन नहीं है ना उसके लिए भी है। बेसिकली जितनी भी राइट्स होती है ना उसमें सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है कि इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है। या कुछ राइट्स में जैसे कि राइट टू वोट है तो उसमें वो एज लिमिटेशन होती है कि इस एज के बाद ही आप इस राइट को एक्सरसाइज करते हो, सो एंड सो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये जो लिबर्टी वाला सीन है ना, इसके अंदर जो है इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बोलता है कि ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, इसको एक ह्यूमन राइट का स्टेटस दिया है। सो बोला कि ये सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए नहीं, जो भी इंसान है, हर इंसान को जीने का हक तो है ना, तो उनको भी अधिकार दिया जाता है। सबसे बड़ी बात और अच्छी बात भी कह सकते हो ये है, दिस राइट डज नॉट हैव एक्सेप्शंस और क्वालिफिकेशंस टू इट्स एप्लीकेशन। इन फैक्ट वन नीड नॉट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया टू इवोक आर्टिकल 21। In not demanding the criteria of citizenship, the Indian Constitution has elevated the right to life and personal liberty to the status of human right। Alright, इसको human right का दर्जा, मतलब इतनी बड़ी राइट बोली है कि इसके लिए कोई ज़्यादा बंदिशें नहीं रखी गई है। तो अगर MCQ में आ जाए, कहीं पे भी आ जाए, तो आर्टिकल 21 ऐसा है जिसके लिए कोई ऐसी एक्सेप्शंस या क्वालिफिकेशंस नहीं रखी गई है। एनी वन कैन एक्सरसाइज दिस राइट हु इज़ लिविंग इन इंडिया, एंड उसके लिए कंपल्शन नहीं है कि इंडियन सिटीजनशिप हो या नहीं हो। बाहर का भी इंसान है तो भी उसको सेफ्टी सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट कि तुम आराम से सुख चैन से रह लो और कोई एंटी इलीगल काम मत करना, ठीक है, बाहर के हो तो। एंड सो जुडिशरी इन इंडिया एंड आर्टिकल 21। ये पैराग्राफ अच्छे से थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे हम।
अब देखिए जुडिशरी इन इंडिया, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 मतलब किसकी बात कर रहा है? ये बिल्कुल लिबर्टी की बात कर रहा है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात कर रहा है, ठीक है। Statutes do not cover every conceivable case, and even when a statute does control a case, the court may need to interpret it. अब स्टैचूज क्या होता है? ये बेसिकली हमारे लेजिस्लेटिव के थ्रू, या आप कह सकते हो कि एक काइंड ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर सारे रूल्स एंड लॉज काइंड ऑफ आप कह सकते हो। तो कुछ चीज़ें उसमें कवर्ड है, कुछ चीज़ें उसमें कवर्ड नहीं है। ऐसा हो, अगर नहीं भी हो तो भी कोर्ट जो है ना वो इंटरप्रेट कर सकता है। मतलब हमारी जुडिशरी आप बोल सकते हो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जुडिशरी में प्राइम मिनिस्टर भी इक्वल है और एक कॉमन मैन को भी इक्वली ट्रीट किया जाएगा। सो लॉ इज़ पावरफुल, लॉ सबके लिए बराबर है। तो हमारा लॉ कहीं पे भी जहाँ भी गड़बड़ होगी वहाँ इंटरप्रेट कर सकता है। जुडिशियल डिसीजंस आर नोन कलेक्टिवली एज केस लॉ। Okay, a judicial decision legally binds the parties in the case and may also serve as a law in the same perspective sense as does a statute. In other words, a judicial decision determines the outcome. Okay, in other words, a judicial decision determines the outcome of the particular case and also may regulate the future conduct of all person within the jurisdiction of the court. मतलब ये कह रहे हैं कि हमारा जो जुडिशरी है, जो जुरिडिक्शन है, वो पहली बात तो कहीं पे भी इंटरप्ट कर सकता है। उसके बाद उस जो भी पर्टिकुलर चीज़ में उसने इंटरप्ट करा है, उसका जो आउटकम है उस पर्टिकुलर केस का, may and also may regulate the future conduct of all person within the jurisdiction of the court. And उसके बाद जैसे मैं आपको इसका एक छोटा एग्जांपल देती हूँ। कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो रिफॉर्म लाती है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, जो कि उसकी सबसे अच्छी बात है। एंड इसमें ना बेस्ट पार्ट्स लिए गए हैं दुनिया के अलग अलग कोनों से, जो भी उनके कॉन्स्टिट्यूशन थे वहाँ से उठाए हुए हैं, आपको पता है। मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें ली गई हैं। तो जहाँ ज़रूरत होती है फ्लेक्सिबिलिटी की, तो कोर्ट ही तो होता है ना वो जो चेंजेस करवा देता है, ठीक है। जैसे कोई, आई कैन नॉट रिकॉल एनी एज सच रीसेंट एग्जाम्पल, लेकिन हमारा कोर्ट जो है ना वो काफ़ी अगर किसी चीज़ पर डिसीजन ले लेता है और लगता है कि कोई भी रूल और लॉ बहुत ज़्यादा पुराना हो गया और उसकी वजह से नई नई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, टाइम के साथ उस चीज़ को चेंज करना है, तो हमारा कोर्ट वो कर सकता है, ठीक है। द कोर्ट हैज़ दैट पावर। एंड इसीलिए तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल बनाया गया है, ताकि टाइम के साथ, क्योंकि डाइवर्स कंट्री है तो टाइम के साथ इसको चेंज करना भी ज़रूरी है। ऑलराइट, देन ऑलराइट, it is instructive to note it is instructive to note the way courts in India have understood and applied the concept of liberty. अब यहाँ पर ये लिबर्टी के रेफरेंस में बात कर रहे हैं कि कैसे हमारे जो कोर्ट्स हैं इंडिया में, दे अंडरस्टूड एंड अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। पहली बात हम सबको पता है, इट्स मल्टीफेसेड, राइट। Its multifaceted aspects, as mirrored in the application of law, facilitate the structure of reality and prevent liberty from being restricted to the abstract realm. ये कह रहे हैं कि हमारा जो लिबर्टी का कंसेप्ट है, हम सबको पता है कि बहुत ज़्यादा मल्टीफेसेटेड है, उसके बहुत सारे एंगल्स है, उसको अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग वे में इंटरप्ट करके सेट किया जा सकता है। तो ये ज़रूरी है ताकि जो ये कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी है वो सिर्फ थियोरेटिकल एरिया तक लिमिटेड ना रह जाए, सिर्फ किताबों या पेपर्स में ही लिमिटेड ना रह जाए, उसका एक्चुअल एप्लीकेशन भी हो, एंड इट शुड बी यूजफुल फॉर द पीपल। लिबर्टी को इतना फ्लेक्सिबल बनाना ज़रूरी भी है। द इंडियन जुडिशरी एज replete with instances of case law on the Indian judiciary as replete with instances of case law on the concept of liberty, though its judgments and observations, it has substantially contributed to the expansion of the right to life and personal liberty. और इसके जो जजमेंट्स हैं लिबर्टी की, जो कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी है, इसकी जजमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस के थ्रू ये जो कंसेप्ट है और ज़्यादा एक्सपैंड हुआ है, जिसकी वजह से जो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है वो और भी ज़्यादा एक्सपैंड हुई है। द फोर इंस्टेंसेस सिटेड बिलो इंडिकेट द रोल ऑफ जुडिशियल डिसीजंस, कि किस तरीके से जुडिशियल डिसीजंस ने द स्कोप ऑफ लिबर्टी को है जो है एक्सपैंड करा है। हाउ हैज़ जुडिशरी एक्चुअली रिजल्टेड इन द एक्सपेंशन ऑफ स्कोप ऑफ लिबर्टी, ये क्वेश्चन में आ सकता है। सो नाउ हियर द मेन थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इस पूरे पैरा में, लेट्स बिगिन विद दैट। द जुडिशरी इनिशियली रिस्ट्रिक्टेड इटसेल्फ to limiting the concept of liberty to tangible constraints.
The Supreme Court in 1963 in the Kharak Singh case pointed out that in dealing with the fundamental rights such as the right to free movement and personal liberty, that only can constitute an infringement which is both direct as well as tangible, and it could not be that the constitution makers intend to protect or protected mere personal sensitiveness. A far more expansive understanding of liberty was visible in 1981 when a Supreme Court judge observed Francis, ये उन जज का नाम है, फ्रांसिस कॉलिन मुलिन, वी एडमिनिस्ट्रेटर, यूनियन टेरिटरी of Delhi, that now he observed that the right to life includes the right to live with human dignity and all that goes along with it. Namely, the bare necessities of life, such as adequate nutrition, clothing, and shelter, and facilities for reading, writing, and expressing oneself is in diverse forms, freely moving about and mixing the communings with fellow human beings. Of course, the magnitude and content of the components of this right would depend upon the extent of the economic development of the country, but it must, in any view of the matter, include the right to the basic necessities of life and also the right to carry on such functions and activities as constitute the bare minimum expansion of the human self. The expansive understanding was further reiterated in 1984 in the Badhwa Mukti Morcha case. The scope of Article 21 was broadened by drawing on the directive principles of state policy, the judgment noted. अब देखो, यू मस्ट बी थिंकिंग ये क्या रीडिंग चल रही है, रीडिंग नहीं, देखो यहाँ पर ना चार इंपॉर्टेंट, आई थिंक वी कैन फिनिश रीडिंग एंड देन आई कैन एक्सप्लेन यू बेसिकली। अब ये क्या है मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर ना चार ऐसे इंस्टेंसेस बताए हैं जहाँ पर ये प्रूव किया जा रहा है कि कैसे जुडिशरी ने, कैसे कोर्ट ने, लॉ एंड ऑर्डर ने जुडिशरी का जो स्कोप है उसको बढ़ा दिया है। अब उसका एक एग्जाम्पल ये देखो, ये जो जज हैं यहाँ पर, इन्होंने अपनी एक जजमेंट के दौरान इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया एंड ही उन्होंने एक्सप्रेस करा कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज़ नॉट ओनली कि उनको किसी को भी जीने के लिए आज़ादी दे दी, नहीं, उनके लिए देखो इन्होंने रीडिंग, राइटिंग, क्लोथिंग, न्यूट्रिशन, हर एक छोटी छोटी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक इंसान की लाइफ में, उन सब के बारे में बात की। यानी कि इन्होंने कितना ज़्यादा एक्सपैंड करा है इस अंडरस्टैंडिंग को। उसके बाद the expansive understanding was further reiterated in 1984 in the Bandha Mukti Morcha case. अब यहाँ पर इस केस के बाद भी the scope of Article 21 was broadened by drawing on the directive principles. उस जजमेंट में इन्होंने फिर से इसे नोट किया, the right to live with human dignity as enshrined in Article 21 must include protection of the health and strength of workers, of tender age of children against abuse, opportunities and facilities to develop in healthy manner in conditions of freedom and dignity, education facilities, just and humane conditions of work and maternity relief। मतलब आप सोचो, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये कितने बड़े वर्ड्स है। पर्सनल लाइफ, ठीक है, राइट टू लाइफ, उसके अंदर ये चीज़ें सब कुछ आती है, ज़िंदगी के अंदर सब कुछ ये आता है ना, एवरीथिंग इज इनसाइड लाइफ। तो जैसे जैसे कोई भी केस कोर्ट के पास आता है, केस को वो कोर्ट स्टडी करती है, कभी कभार कुछ ऐसे केसेस आते हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर मीडिया के कवरेज में होते हैं, तो उन चीज़ों से और ज़्यादा ये चीज़ें ब्रॉडन होती हैं। फिर कोर्ट इसमें अपनी जजमेंट्स देते हैं, जो डिसीजन आता है उससे ये पता चलता है कि इस पर्टिकुलर चीज़ का इस राइट से रिलेशन है, एंड अंडर दिस राइट इस चीज़ को और भी कोर्ट जुडिशरी ने बहुत ज़्यादा जो लिबर्टी का स्कोप है उसको एक्सपैंड कर दिया है। अब देखो, हेल्थ, जो वर्कर्स की हेल्थ है और स्ट्रेंथ है, उनके बारे में भी बोला है कि उनको भी हक है, ठीक है, उनकी भी देयर प्रोटेक्शन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग। उनकी हेल्थ के प्रोटेक्शन, उनकी स्ट्रेंथ का प्रोटेक्शन, जो टेंडर एज है चिल्ड्रन के, जो अभी अब्यूजिव एज है, जो टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट अब्यूज़, कि मतलब वो वही चाइल्ड लेबर वाले कंसेप्ट आ गए। अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं उनके पास, फैसिलिटीज़ कितनी हैं, मतलब कितना ज़्यादा वाइड स्कोप किया है इस चीज़ को। एंड दिस इज़ नॉट द एंड, आई गेस। The Hostalic interpretation of Article 21 was put forward in 1989 Ram Saran v. Union of India, where it was held that all that gives meaning to a man's life, including his tradition, ये सबसे बड़ी broader definition आप कह सकते हो, all that gives meaning to a man's life, including his tradition, culture, heritage, and protection to that heritage in its full measure, would certainly come within the encompass of an expanded concept of Article 21 of the Constitution. In 1991 judgment, the Supreme Court went on to include the right to enjoyment of pollution-free water and air
for full enjoyment of life under Article 21. So Article 21 is very very wide scope. इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं. ये जो 4 एग्जाम्पल है इनको आप छोटा छोटा करके अपने नोट्स में ज़रूर डालना, बिकॉज अभी तक आई हैवंट प्रिपेयर्ड एनी नोट्स, बट आप इन नोट्स को ज़रूर अपने नोट्स में इन्हें ज़रूर ऐड करना कि देखो इन्जॉयमेंट ऑफ पोल्यूशन फ्री वाटर एयर, ये भी आर्टिकल 21 का पार्ट है, बिकॉज राइट टू लाइफ है. एंड आप खुद भी सोचना, आपको ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जिसमें आप आर्टिकल 21 को पुट कर सकते हो. ठीक है. सो दैट वॉज ऑल अबाउट आर्टिकल 21 एंड किस तरीके से लिबर्टी ने जो आर्टिकल 21 है उसका स्कोप कैसे जुडिशरी ने बढ़ा दिया. डेफिनेटली जुडिशरी ने जो है बहुत ज़्यादा इसमें अपना रोल प्ले करा है. ये तो बस 4 एग्जाम्पल्स इन्होंने लिए. ठीक है. और ये जो केसेस हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट इन 1963 इन खड़ग सिंह केस, ये आप ज़रूर सर्च कीजिएगा. ठीक है. इनको ज़रूर सर्च करना और इन पर रिसर्च करना. अब इससे होगा क्या. ठीक है. मैं भी सर्च कर सकती, आपको बता सकती थी, बट दिस विल प्रोवोक द क्यूरियोसिटी इनसाइड योर एट योर साइड. ठीक है. जो कि ज़रूरी है. आप इन केसेस को फॉर योर इंटरेस्ट अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो एंड यू विल गेट टू नो कि व्हाट एग्जैक्टली हैपन इन दिस केस, और फिर कोर्ट ने ऐसे जजमेंट्स दिए. ऑलराइट. बाकी सारे एग्जाम्पल्स में दे वर क्वाइट सिंपल एंड नॉट सो ट्विस्टिंग टर्निंग. ये सब कुछ था. उसके बाद मैंने लास्ट चैप्टर में बोला था कि क्या हम पॉइंट्स ऑफ डिस्कस करें. आई थिंक 1 or 2 कमेंट्स सेड इट, और आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, अगर उससे ज़्यादा भी होंगे तो, बट दे सेड कि हाँ करते हैं. तो ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा तो रिस्पॉन्स था नहीं इस पर कि वी शुड डिस्कस इट, बट लेट्स गिव इट आउट अ शॉर्ट पॉइंट ऑन दिस. सबसे पहला, peer pressure often colors our preferences on many issues ranging from consumer brands to career choices. To what extent do we exercise our liberty as freedom in making choices? ओके, एक मिनट, इस क्वेश्चन पे आप वापस आएंगे, लेकिन इससे पहले एक कमेंट था जिसने बोला कि आप जो भी पढ़ा रहे हो उसको एक बार कंक्लूड कर दो. सो अभी मुझे याद आ गया, सो वाई नॉट, लेट्स डू इट. तो इस पैरा के अंदर हमने क्या पढ़ा कि कैसे पहली बात तो कहाँ कहाँ है लिबर्टी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हमने पढ़ा. ये राइट टू, देखो राइट टू फ्रीडम के अंडर है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी है. उसके अलावा जो हमारा पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर इसको ज़्यादा ब्रॉडली बताया गया है आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 के अंदर. स्पेशली आर्टिकल 21 में इसकी बात हुई है. और जुडिशरी इन इंडिया एंड आर्टिकल 21, अब इन दोनों का जो रिश्ता है कि जुडिशरी और आर्टिकल 21 ने कहाँ कहाँ एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करा है, और कैसे जुडिशरी ने आर्टिकल 21 का जो स्कोप है उसको बढ़ा दिया है. दैट वाज ऑल इन दिस पैरा. और 4 एग्जांपल्स की बात की है जहाँ पर जुडिशरी ने इस स्कोप को बढ़ाया है. उसके बाद पॉइंट फॉर डिस्कशन में वापस, तो अब ये बोल रहे हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो पीयर प्रेशर होता है ना, मतलब आपकी जो फैमिली का जो प्रेशर होता है, स्पेशली कलेक्टिवली बात करें तो वो कितना इफेक्टिव है. मतलब आप कहते हैं ना लिबर्टी इज़ बेसिकली मेकिंग ए इंडिपेंडेंट चॉइस, इंडिविजुअल चॉइस. तो आप अपनी लाइफ में कितने डिसीजंस हैं जो खुद से लेते हो. ज़्यादा खुद से करोगे तो यू नो इट, यू विल गेट गुड वन. सो वो तो वी ऑल नो कि ज़्यादा तो नहीं होता, बट मे बी इट्स नॉट ऑल द वे सेम केसेस. सम केसेस में पेरेंट्स एक्चुअली आस्क देयर चिल्ड्रन कि तुम्हें क्या परस्यू करना है, क्या करना है. ठीक है. हर किसी के सिनेरियोज अलग होते हैं, बैकग्राउंड्स अलग होते हैं. सो दिस क्वेश्चन इज़ बेसिकली आस्किंग कि इन फैमिली प्रेशर्स के अंडर हम हमारे बहुत से जो प्रेफरेंसेस होते हैं उनको, या हमारी जो भी चॉइस होती है उसे एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं. चाहे वो कोई कंज्यूमर ब्रांड खरीदना हो, चाहे वो कोई करियर चॉइस हो. ठीक है. घर में कौन सा टूथपेस्ट आएगा, पेप्सोडेंट या कोलगेट, उस पर भी चॉइस करना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि आपको मेजॉरिटी ऑफ वोट के साथ जाना पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम. ठीक है. घर में कौन से ब्रांड की कौन सी चीज़ आएगी वो भी आप चॉइस कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, उस पर भी क्वेश्चन मार्क है. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें होती हैं. उसके अलावा जो करियर चॉइसेस भी होती है उसमें भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको लकी आर दोस्त जिनकी फैमिली उन्हें ईजिली उनकी चॉइस परस्यू करने देती है. आई एम श्योर आप ऑल साइंस पढ़ रहे हो तो यू ऑल बिलोंग टू आर्ट्स बैकग्राउंड. ठीक है. मतलब अभी प्रेजेंटली तो आर्ट्स बैकग्राउंड से ही हो, डजंट मैटर 11th-12th में क्या पढ़ा था. तो कितना, तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि किस हद तक आप अपनी लिबर्टी को जो है एक्सरसाइज कर पाते हो. अब इस क्वेश्चन को आप अपनी क्लास में डिस्कस कर सकते हो अगर आपके टीचर अलाउ करते हैं, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस कर सकते हो जब नॉर्मली बैठो कि यार कितनी चॉइसेस, कितना फ्रीडम तुम्हें मिलता है अपनी चॉइसेस को बनाने में, लेने में. ठीक है. दैट्स अबाउट फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन, लिबर्टी लूजेज इट्स मीनिंग एज वेल एज लेजिटिमेसी व्हेन व्यूड आउटसाइड द सिविल एंड पॉलिटिकल सिस्टम. Do you think unquestioned obedience to law
विल इंश्योर द राइट टू एंजॉय लिबर्टी। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अब ये क्वेश्चन ये बोलता है कि अगर बिना सोचे समझे एकदम अनक्वेश्चनड ओबीडियंस, यानी बिना सोचे समझे अगर लिबर्टी दे दी जाए, तो क्या राइट टू एंजॉय लिबर्टी इतनी, क्या कैन यू इंश्योर राइट टू एंजॉय लिबर्टी? ठीक है, अगर हम इसको सिविल और पॉलिटिकल सिस्टम से बाहर देखें, या लिबर्टी का कोई इतना स्ट्रॉन्ग जो आज बेसिस है वो ना होकर अगर बिना सोचे समझे लिबर्टी दे दी जाए या कर दिया जाए, तो क्या लगता है मतलब क्या होगा सिनारियो? वो इसमें बात की जा रही है। थर्ड इज अकॉर्डिंग टू मार्क्स, कैपिटलिज्म हिंडर्स सेल्फ रियलाइजेशन। अब देखो ये जो मार्क्स ने बात की थी ना कैपिटलिज्म के बारे में, ये उससे रिलेटेड है कि कैपिटलिज्म हिंडर्स सेल्फ रियलाइजेशन, विच आइडियोलॉजी डू यू थिंक बेस्ट इंश्योर्स द राइट टू लिबर्टी एज सेल्फ रियलाइजेशन? अब ये क्वेश्चन आप सब पे कि देखो, इन्होंने मार्क्स ने बोला था कि कैपिटलिज्म से सेल्फ रियलाइजेशन हिंडर हो जाता है, वो बस एक मशीनरी सिस्टम हो जाता है। तो आप बताओ कि ऐसी कौन सी आइडियोलॉजी है जो बेस्ट रहेगी टू इंश्योर राइट टू लिबर्टी एज सेल्फ रियलाइजेशन, जिसमें इंसान ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ रियलाइज़ करके खुद से इंडिविजुअल से ज़्यादा सोच के अपनी राइट टू लिबर्टी जो है वो इंजॉय करे। फोर्थ, in 1996 the renowned painter M.F. Hussain portrayed goddess Saraswati in the nude. Again in 2000 the film director Deepa Mehta tried to shoot Water, a film on the plight of Hindu widows in Kashi. In both cases, conservative elements went on a rampage and declared these efforts as obscene, as against Indian culture and ethos. How would you discuss these incidents against the reason enumerated by Mill under the freedom of expression? अब ये देखो, ये बहुत ही क्रिटिकल सेंसिटिव क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें जो बात की गई है, सिंपली ये तो दो एग्जाम्पल है, लेकिन आप देख सकते हो इससे रिलेटेड तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल डेली न्यूज़पेपर्स में आते रहते हैं, जहाँ पर ये इल्ज़ाम लगते रहते हैं कि हिंदू सभ्यता के खिलाफ ये स्टेप है, हिंदुओं के अगेंस्ट है, या किसी भी कम्युनिटी की बात कर लो उनके अगेंस्ट है। तो आपका क्या व्यू है? अभी एक रीसेंट वीडियो जो है वो आया है बाय ध्रुव राठी। इफ़ यू डोंट वॉच दिस चैनल and you are a pol science student, I must suggest you should go and watch him, like Dhruv Rathi. And he has recently uploaded a video on an app, it's a news and app where against basically he talks about radicism. Okay, जो एक बहुत ही सेंसिटिव और कंसेप्ट है, जहाँ पर लोग रिलीजियस के नाम पे एक दूसरे को भड़का रहे हैं, या कुछ भी जो भी सोसाइटी में इलीगल वर्क्स हो रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट ही हैज स्पोकन। यू मस्ट गो एंड वॉच इट। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अब ये बोल रहे हैं कि हाउ वुड यू डिस्कस दीज इंसिडेंट्स अगेंस्ट द रीजन इनमरेटेड बाय मिल अंडर द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? अब देखो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, लेकिन हमने ये भी जाना है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से कोई हेट्रेड स्प्रेड नहीं होनी चाहिए, किसी के सेंटिमेंट्स को आपको हर्ट नहीं करना है। ठीक है, आप हेट्रेड या रॉन्ग साइड में नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन रॉन्ग और राइट को डिसाइड कौन करेगा? ये सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन होता है। तो जो मिल ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की थी, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसके देखना है और डिस्कस करना है कि हाउ राइट और हाउ रॉन्ग इज दिस थिंग। ठीक है, यू कैन गो एंड थिंक ऑन दिस। ओके, it is necessary to speak against and resist the practice of dowry. Okay, यहाँ fifth question है, it is necessary to speak against and resist the practice of dowry. Can you apply Mill's view on the freedom of expression, individuality, and limits on social concern to this instance? Would Mill be regarded as a theorist of positive or negative liberty? अब बात है कंसेप्ट चेक की, आपको कितने कंसेप्ट याद है। सो अब आपको बताना है कि डावरी इज़ द प्रैक्टिस ऑफ डावरी इज़ रॉन्ग इन अ सोसाइटी, मतलब वो इलीगल में आती है। अब आपको मिल के पॉइंट ऑफ व्यूज़ लगाना है यहाँ पर, ठीक है, ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इंडिविजुअलिटी जो उन्होंने बात की कि इंडिविजुअल्स की जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है, एंड लिमिट्स ऑन सोशल कॉन्स्ट्रेंट टू दिस इंस्टेंस, वुड मिल बी रिगार्डेड एज अ थ्योरिस्ट ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव लिबर्टी, वो भी आपको इसके अंदर एक्सप्रेस आउट करना है। ऑल राइट। सिक्स, कैन यू सी अ correlation between the judgment of the judiciary in India and the manner in which the concept of liberty evolved in political theory? ये अभी अभी हमने पढ़ा है, तो क्या आप कोई कोरिलेशन देखते हो बिटवीन द जुडिशरी ऑफ इंडिया और उनकी जजमेंट्स एंड द मैनर इन विच द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी इवॉल्व इन पॉलिटिकल थ्योरी? ऑफ कोर्स वी सी, इसका तो आंसर येस है, और येस के बाद आप और एग्जांपल्स लिख सकते हो। ठीक है, ऑफ कोर्स जुडिशरी हैज़ हेल्प्ड
expanding the scope of liberty. So this was all about, हमने ज़्यादा डिटेल में इन क्वेश्चंस को नहीं पढ़ा है, बिकॉज देखो ये यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू की बात आ जाएगी. इफ़ आई स्पीक एंड इफ़ समवन गेट्स हर्ट, ठीक है, क्योंकि दीज आर ऑल माई ओपिनियंस. ठीक है, सो आप अपने ओपिनियंस रख सकते हो, ऐसे आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं होती है कि आपका ओपिनियन गलत ना हो जाए. इट्स जस्ट अबाउट आपका ओपिनियन है. बट आई डोंट वांट टू से इट, क्योंकि आई डोंट वांट एनीवन टू गेट ऑफेंडेड बाय एनी मीन्स, राइट? So that's the only thing, and it's not even if I express my opinions here, because I'm not gonna speak any hatred or anything as such, but it's just about what you think about the concepts. Okay, keep those point of views of yours original and authentic, not being influenced by anyone. So you can think about them. You may write down, or maybe mostly तो यार ये सारे point of discussions जो होते हैं वो discuss होते हैं. I don't know about your classes, so discuss them with your friends or with people whom you feel comfortable while expressing your things, and you make sure that they don't get offended. So this was all about liberty. उसके बाद यहाँ है reading list, ज़्यादा ही डिटेल में पढ़ना हो तो these are the list. So thank you so much. And people who have asked me certain questions in the comments and I have not answered them, because I feel उनको मुझे डायरेक्ट आई मीन लाइक उन पे एक अलग से एक सेगमेंट रिकॉर्ड करके एंड I'll upload in lecture. Should I call it a lecture, but whatever it is, and I'll answer your question. सबसे बड़ा क्वेश्चन नोट्स का है guys. Notes I haven't made, so how should I share? All right. So yes, this was all about. Thank you so much, and see you in the next concept in the next lecture. Take care. See ya.